अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के हवाले से। ठीक है, ये सवाल बच्चों को काफ़ी जो है वो कंफ्यूज कर रहा है और बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है कि कहते हैं कि जी सर हमें जो है ना कम्प्रिहेंसिव पैसेज समझ में नहीं आ रहा, अनसीन पैसेज जो आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली अभी जो है वो एनईडी का टेस्ट हुआ था, एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था, उसमें राउंड 1 में एक पैराग्राफ आया था, पैसेज आया था जो कि मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्या। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं जनाब कि ये अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। मतलब बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम क्या ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे, क्या हम इस पूरे पैसेज को पढ़कर रीड करके समझ के फिर क्वेश्चंस का जवाब देंगे, या हम किस तरह से करेंगे, हमें तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको आज इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप इस अनसीन पैसेज को, या कोई भी आपके पास अनसीन पैसेज आ जाए, उसको आप बहुत ही आसानी से आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बात तो बेटा हमेशा याद रखना कि आपके पास इसमें जो भी पैसेज आ रहा है ना, अनसीन पैसेज, उसको आपने ना सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। किसमें? सबसे एंड में। ये थोड़ा सा बिगड़ी हुई राइटिंग हो गई मेरी, माउस से लिख रहा हूँ, तो सबसे एंड में आपने जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप कोई भी एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ना ये पैसेज आता है, और अगर आपके पास वहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन है, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हो उसमें स्किप करने का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, तो आप उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर जो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन आता है पैसेज का, उसको आप स्किप करके आप बाकी सारे सवालात कर लो। ठीक है, लेकिन इस सवाल को आपने टेस्ट के सबसे एंड में जाकर आपने ये सवाल अटेम्प्ट करना है। उसकी वजह यह है कि ये सवाल थोड़ा सा ना डिटेल होता है और ये थोड़ा सा ना सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपके पास। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस पैसेज में आपके पास सवालात किस अंदाज से पूछे जा रहे होते हैं। पैसेज आपके पास कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी पैसेज आ जाए आपके पास, उसमें सवालात आपके पास बन किस तरह से रहे होते हैं, आइए उस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ना आपके सामने ना 4 कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज के लिहाज से आपके पास मोस्टली आपके पास सवालात बन रहे होते हैं। ठीक है, पहली जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास रेलिवेंट टू द गिवन पैसेज। मतलब जो सवालात होंगे वो आपके पैसेज से रेलिवेंट होंगे कि भाई आपके पैसेज में ही उन्हीं सवालात का जवाब मौजूद होगा आपके पास। मतलब ऐसा होता है कि वर्ड टू वर्ड जो है वो सवालात आ रहे होते हैं। मतलब सवाल आया कि भाई किस बारे में है, तो आपने जो है ना उसका पहली आपने पैराग्राफ से नहीं तो दूसरे पैराग्राफ में उसका जवाब मौजूद होगा, आपने बस उस लाइन को ढूंढना है, उसमें से जो है वो उसका आंसर आपने निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास सवाल आ रहे होते हैं और इस टाइप के ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं। फिर दूसरा सवाल इस तरह का आ रहा होता है कि भाई रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामर से रेलिवेंट कोई भी आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी पैराग्राफ है या कोई लाइन है, उसमें वो आपसे बोलेगा भाई इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या आप किस वर्ड को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को हटा के आप कौन सा वर्ड लगा सकते हो, या आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उन दोनों को आपको आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह के आपके पास ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके पास इसमें पूछे जा रहे होते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स की। ठीक है, आप इसको सिनोनिम एंटोनियम्स भी कह सकते हो। ठीक है, कि आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और बोलेगा भाई इसका जो है ना सिमिलर वर्ड बताओ या ऑपोजिट वर्ड बताओ, तो आप जो है ना क्या करोगे कि उस वर्ड को आप पहले पैराग्राफ में देखोगे कि भाई वो वर्ड कहाँ है। अगर आपको वो उस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कुछ है, तो उस वर्ड को पहले पैराग्राफ में लाइन में ढूंढोगे कि वो कहाँ है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई उस लाइन में उसकी मीनिंग क्या बन रही है, उस हवाले से फिर आप उस क्वेश्चन को आप देखोगे। अच्छा, फिर लास्ट तरह का ये आता है टाइटल एंड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये आपके पास आ रहा होता है मोस्टली, तमाम जितने कोई भी पैसेज आपके पास आया हो तो ये वाला आपके पास सवाल मोस्टली आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला सवाल मैं इस हवाले से मैं आपको बोलूँगा कि इस सवाल को ना सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना।
आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के जितने भी 5 सवाल आएंगे उसमें से अगर ये वाला सवाल आ रहा है, भले दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, इस सवाल को आपने सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास सवालात जो है ना, रेलिवेंट टू द गिवन पैसेज, इस तरह के सवालात आपके पास पहले आ रहे होंगे, ठीक है। अगर 5 सवाल हैं तो मोस्टली उसमें से 3 सवाल तो आपके जो है वो पैसेज से रेलिवेंट ही आ रहे होंगे, ठीक है। अब उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज़ाहिर है पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ क्या उसका जवाब आ रहा है क्या नहीं। तो आपने जब उस पैसेज को पढ़ लिया तो अब आपको ना आइडिया हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में इस पैसेज में बात किसके बारे में की जा रही है। तो जब आप इस सवाल को करने के लिए पहुंचोगे ना, टाइटल या मेन आइडिया, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इस पैसेज में जो है ना इस तरह के इस बारे में बात की जा रही है। कैसा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले जो है वो जो रेलिवेंट पैसेज से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन थे ना उनको आपने अटैम्प्ट कर लिया। अब जब उनको अटैम्प्ट कर लिया, उसको अटैम्प्ट करते वक्त आपने जो है ना पैराग्राफ्स रीड कर लिए। जब आपने पैराग्राफ्स रीड कर लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये पैराग्राफ है किस बारे में। तो फिर आप ये जो टाइटल या मेन आइडिया वाला जो पैराग्राफ जो क्वेश्चन है ना आपके पास, इसको आप बहुत आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं भाई, अच्छा अब देखते हैं। अब सवाल आता है कि सर क्या हम ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे? इसमें जैसे मेरे सामने जो पैसेज है इसमें तकरीबन 5 पैराग्राफ है, तो क्या हम इन पाँचों के पाँचों पैराग्राफ को पढ़ के समझेंगे फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे? नहीं भाई, आपके 5 से 6 मिनट इसी में निकल जाएंगे भाई, ये गलती मत करना। आपने क्या करना है, आपने ना पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपने सबसे पहले आके क्वेश्चंस पढ़ने कि भाई क्वेश्चंस क्या क्या है, क्या क्या पूछ रहा है उसमें, सही है। तो आपने एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उस क्वेश्चंस का फिर आपने उस पैराग्राफ में जो है वो आपने उसका जवाब ढूंढना है। अच्छा, एक और यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको दे दूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होते हैं ना, वो पैराग्राफ के ऑर्डर में पूछे जा रहे होते हैं। क्या कहने का मकसद है मेरा, कि मिसाल के तौर पे जो आपके पास जो पहला सवाल है ना, ये पहला सवाल, इसका ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि पहले या दूसरे पैराग्राफ में से आ रहा हो इसका जवाब, ठीक है। फिर जो दूसरा सवाल है उसका मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि भाई दूसरे पैराग्राफ या तीसरे पैराग्राफ में इसका जवाब आपके पास मौजूद हो। फिर तीसरा सवाल है उसका आपके पास तीसरे या चौथे पैराग्राफ में हो। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन पैराग्राफ वाइज आपके पास क्वेश्चंस ज़्यादातर केसेस में इसी तरह से ही आ रहे होते हैं। अब ये मेरे पास, मैं अब आप इसको अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ। तो भाई पहला सवाल हमारे पास ये है, क्या क्या कह रहा है भाई सवाल आपसे कह रहा है भाई, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ अ वेब स्पन बाय थेरेडाइडाई स्पाइडर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है भाई बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आपको जो वेब तरह का वेब जो है वो स्पन करता है। अच्छा, फिर आपने इसके ऑप्शंस भी पढ़ने, अ कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन, एन ऑब्लॉन्ग स्फीयर, या फिर एन इम्प्रिसाइज मैश, या फिर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा भाई, अब हम आते हैं भाई पैराग्राफ। अब देखो ये जो वर्ड है ना थ्रेडाइडाई, इस वर्ड को अब आपने ढूंढना है कि भाई पैराग्राफ में किस तरफ है। पहले पैराग्राफ में देखो भाई थ्रेडाइडाई कहीं वर्ड लिखा हुआ है, आपने देखा यार नहीं लिखा हुआ। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप देखा भाई ये लिखा हुआ थ्रेडाइडाई, ठीक है। अब आपने देख लिया भाई थ्रेडाइडाई, ये वर्ड आपने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्म। अब थ्रेडाइडाई स्पाइडर किस तरह का वेब, यानी किस तरह का जो मकड़ी का जाल होता है वो किस तरह का बनाता है। अच्छा भाई, अब हम इसको पढ़ लेते हैं भाई। कॉबवेब्स आर मेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्पाइडर फैमिली कॉल्ड थ्रेडाइडाई। दीज स्पाइडर, अब देखो दीज स्पाइडर मतलब थ्रेडाइडाई की बात हो रही है। दीज स्पाइडर डू नॉट स्पिन टिपिकल वेब्स दैट लुक लाइक अ कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन। अब देखो कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन की यहाँ पे बात आई, वहाँ पे ऑप्शन भी नीचे ऑप्शन भी आपको दिया गया था कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन, लेकिन बोल क्या रहा है, दीज स्पाइडर डू नॉट स्पिन। ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना डू नॉट स्पिन, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो थ्रेडाइडाई स्पाइडर्स हैं ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन नहीं बनाते, कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन नहीं बनाते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है भाई। अनलाइक द मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स। अच्छा भाई, अब देखो ये अनलाइक का मतलब आ रहा है। अब अनलाइक का मतलब होता है भाई जो भी जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है ना उसके अलावा, ठीक है।
यानी वो चीज़ नहीं है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिकली जो वर्ड आ रहा है ना, मैथमेटिकली, अब मतलब ये है कि मैथमेटिकली जो शेप्स वगैरह होते हैं उस हवाले से इनका वेब नहीं होता। तो यहाँ पे बात बज़ाहिर जो है वो इंडिकेट किस बारे में की जा रही है? देखो, एक ऑब्लॉन्ग स्फेयर और आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों ऑप्शंस यानी बी वाला ऑप्शन भी ऑब्लॉन्ग स्फेयर और डी वाला ऑप्शन भी, ये दोनों जो है वो आपके पास गलत हैं। गलत कैसे? क्योंकि ये दोनों ऑब्लॉन्ग स्फेयर और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों आपके पास मैथमेटिकली ये जो वर्ड है ना, इस चीज़ को आपको इंडिकेट करें, मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स। तो आपको ये जो शेप्स होते हैं, जाहिर सी बात है हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली ये दो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास फाइनल ऑप्शन क्या बचा भाई? आपके पास जो फाइनल ऑप्शन और जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बचा वो एक इम्प्रिसाइज मैश। ठीक है, भले आपको इसका मतलब ना मालूम हो, लेकिन मैंने आपको क्या करना सिखाया कि आप बाकी के ऑप्शंस को एक एक करके देखो, फिर उसमें से आप देखोगे भाई कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन पैराग्राफ 2 द ऑथर राइट्स, unlike the mathematically magical webs of their cousins, the spiders spin a haphazard, sticky, crisscrossed net in which they trap their prey. Which of the following literary devices is used in this quotation? अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? देखो, अब ये जो सवाल आया ना, ये सवाल पता है कौन सी कैटेगरी का? ये सवाल आपकी दूसरी कैटेगरी का है। ये सवाल आपकी दूसरी कैटेगरी का है जो कि रिलेटेड टू ग्रामर है। कैसे? दूसरे पैराग्राफ में बोल रहा है भाई, ये एक स्टेटमेंट उसने दी गई है और आपसे बोला भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस कोटेशन। अब ये ग्रामेटिकल है। कैसे? देखो, ये बोला भाई एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इन विच अ ह्यूमन क्वालिटी, इमोशन, एम्बिशन इज एट्रीब्यूटेड। मतलब कि जो भी आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट में ऑथर ने किस चीज़ को, किस ग्रामेटिकल चीज़ को उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इन विच अ ह्यूमन क्वालिटी, इमोशन, एम्बिशन, इस बारे में क्या बात हो रही है? मतलब क्या ह्यूमन क्वालिटी, इमोशन, एम्बिशन, ह्यूमन बीइंग, दिस ऑफन यूज्ड इन ऑर्डर टू रिलेट द ऑब्जेक्ट टू द रीडर ऑन अ फेमिलियर लेवल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास जिस बारे में बात की जा रही है, वो रीडर जो पढ़ने वाला है उससे क्या फेमिलियर है, क्या वो उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर सकता है, क्या अपने इमोशंस को रिलेट कर सकता है। तो भाई यहाँ पे जो बात हो रही है मैथमेटिकली वेब्स, मतलब यहाँ पे स्पाइडर्स के जो वेब होते हैं, जो जाल होता है, उस हवाले से बात की जा रही है। और इस ऑप्शन में जो है वो ह्यूमन इमोशन और इस बारे में बात करें तो भाई इनका कोई लिंक ही नहीं बनता। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास, ऑब्वियसली पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, anastrophe, in which the order of the noun and the adjective in the sentence is exchanged in standard parlance and writing the adjective come before the noun but when। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि भाई दूसरी कैटेगरी ये बोल रहा है कि भाई नाउन और एडजेक्टिव का जो ऑर्डर होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, भले ये ऑप्शन आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, आप जो है वो तीसरा ऑप्शन देखो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी, alliteration, characterized by the use of adjacent words that begin with the same sound or letter। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? words that begin with the same sound or letter, मतलब कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो जो कि सेम साउंड या लेटर से जो है वो स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है ना, क्रिएटिंग अ रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड इन द सेंटेंस, दिस इज यूज्ड टू ऐड कैरेक्टर टू द राइटिंग और ऑप्शन। अच्छा, इसमें मतलब ये बोल रहा है कि भाई सेम साउंड या लेटर से जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, क्या इसमें ऐसा हो रहा है? ये जो आपके पास ये दिया गया है, अनलाइक द मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स। अब देखो इसको ना गौर से देखो, अनलाइक मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स, इसको गौर से देखो, मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स। देखो यहाँ पे ना मैथमेटिकली और मैजिकल, अब देखो शुरू में मैथमेटिकली और मैजिकल ये दोनों वर्ड जो है वो सिमिलर वर्ड से भी स्टार्ट हो रहे हैं और इनका साउंड भी किसी हद तक सेम है। ठीक है ना, मैथ और मैजिकल, तो शुरू में मैं और मैं इस तरह से सेम साउंड भी हो रहा है और दोनों के जो सेम लेटर्स हैं यानी मैजिकल और मैं, दोनों में एम और ए, इसमें भी एम और ए, दोनों में सिमिलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आओ आगे देखो,
दीज स्पाइडर्स स्पिन। अब देखो स्पाइडर्स स्पिन, इसमें भी देखो एस, स्पाइडर्स एस फॉर स्पिन, और एस और पी दोनों आ रहा है, स्पाइडर्स में भी एस और पी दोनों, मतलब स्पाइडर्स में भी और स्पिन में भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो क्रिस क्रॉस्ड। अब यहाँ पे देखो क्रिस क्रॉस, सी आर क्रिस, सी आर क्रॉस्ड। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास सिमिलर वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना, ये कदर बेहतर हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें अभी इसको करेक्ट नहीं करना, हमें चौथा भी पढ़ के देखना है कि हो सकता है कि भाई वहाँ पे हमें कोई नई बात पता चल रही हो। फिर ऑप्शन डी देखते हैं, असाइंड ऑन characterized by the intentional omission of conjunction in the sentence while maintaining the grammatical accuracy of the phrase। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्या इस स्टेटमेंट में कोई कंजंक्शंस को हटाया गया है ताकि जो है वो जो हमारी बात है वो पूरी हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर मैटर नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कोई कंजंक्शन वाली बात है नहीं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, भाई कॉमा लगा के हम लोगों ने बात की, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम कॉमा लगा के ही उस चीज़ को हम पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा जो है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आपके पास जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, as used in paragraph 3 which is the best synonym of unkept। अच्छा अब देखो, अब ये कौन से क्वेश्चन की कैटेगरी है, ये आपके पास आ गया तीसरी कैटेगरी, सिमिलर या फिर ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे जो है वो क्या बोल रहा है, यहाँ से आपसे वो बोल रहा है कि अनकेप्ट का जो है वो आपने सिनोनिम बताना है। यूज्ड इन पैराग्राफ 3, अब देखो खुद बोल रहा है भाई पैराग्राफ 3 में एक वर्ड आ रहा है अनकेप्ट, ठीक है। पैराग्राफ 3 में आपके पास एक वर्ड आ रहा है अनकेप्ट। अब इसका जो है वो सिमिलर वर्ड क्या होगा। अब देखो पैराग्राफ 3 पहला, दूसरा, तीसरा, अब देखो इसमें आपके पास अनकेप्ट कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये आ गया आपके पास अनकेप्ट, ठीक है। अब आपको भाई इसका मिसाल के तौर पे आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम, अब आप इसको किस तरह से देखोगे, देखो अब आप पूरा जो है ना इसका सेंटेंस पढ़ोगे, मोस्ट पीपल एसोसिएट कॉबवेब्स विद एन अनकेप्ट हाउस, ठीक है भाई, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो जो मकड़ी के जाल होते हैं उनको जो है ना अनकेप्ट हाउस के से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है यार ये अनकेप्ट हाउस का क्या मतलब है, आगे पढ़ो। प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डस्ट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द एडहेसिव स्ट्रैंड्स ऑफ द कॉबवेब्स। अब देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डस्ट, अब यहाँ पे ना डस्ट की बात हो रही है, मतलब धूल मिट्टी या इस तरह से, इस चीज़ के बारे में जब आपके पास बात हो रही है तो आप समझ जाओ कि यार ये अनकेप्ट का मतलब ये होगा कि जिस घर को मतलब ना समेट कर ना रखा जाए, बहुत ही गंदा सा हो और बिखरा हुआ हो, इस तरह का जो है वो घर की आपके पास बात की जा रही है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें आपसे बोला भाई सिनोनिम बताओ, अनकेप्ट का सबसे ज़्यादा बेस्ट सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम आपके पास हो सकता है वो या तो मैसी, ओल्ड, क्रिपी, फिल्दी। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये बड़े कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब अगर आप ऊपर देखो ना तो मैंने आपको बताया कि भाई मोस्टली पीपल एसोसिएट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डस्ट दैट एक्यूमुलेट्स, डस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ो, बट दो इट माइट अपीयर अनटाइडी, the presence of the cobweb doesn't suggest an unhealthy space। untidy, अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया खुद ही से कि भाई अनकेप्ट का क्या मतलब हुआ, अनटाइडी। इट माइट अपेयर अनटाइडी, मतलब कि जो कॉबवेब्स है उनके बारे में बात हो रही है कि वो अनटाइडी होते हैं, तो मतलब इसका जो आपके पास सिनोनिम आपके पास आया क्या, अनटाइडी। अब यहाँ पर अब आपने देखना पड़ेगा कि जो अनटाइडी वर्ड है ये बेस्ट किसके साथ सूट कर रहा है, क्या ये मैसी के साथ सूट कर रहा है, ओल्ड के साथ सूट कर रहा है, क्रिपी, या देखो अनटाइडी का मतलब होता है कि कोई चीज़ गंदी है या कोई चीज़ मैली है, इस तरह से। मैसी का मतलब होता है, मैसी को भी हम अनटाइडी कहते हैं, ठीक है, मैसी को भी हम अनटाइडी कहते हैं कि कोई चीज़ बड़ी गंदी हो रही है, मैसी भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब ओल्ड, ओल्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, ओल्ड क्योंकि आपके पास आप कह लें कि ओल्ड एक एज को बता रहा है कि भाई वो चीज़ पुरानी है, तो यहाँ पे पुरानी की तो बात हो ही नहीं रही ना, ठीक है। क्रिपी भी नहीं हो सकता, क्रिपी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्रिपी का आपके पास मतलब होता है कि खौफनाक,
कोई भी चीज़ बड़ी है खौफनाक सी होती है, अजीब। अब आपके पास आ जाता है फिल्दी या फिर मैसी। अच्छा भाई, दोनों ऑप्शंस मेरे हिसाब से यार दोनों ऑप्शंस बड़े करीब करीब है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं मतलब आ रहा होता है अनटाइडी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो क्या? देखो ऊपर आपके पास जो चीज़ बताई जा रही है ना, अनकेप्ट हाउस प्राइमरीली डस्ट है उसके ऊपर, बट दो इट माइट अपेयर अनटाइडी द प्रेजेंस ऑफ द कॉबवेब्स डजंट सजेस्ट एन अनहेल्दी स्पेस। मतलब वो कहना चाह रहा है वो मकड़ी के जाले होते हैं ना, उसके ऊपर भले ही कोई डस्ट वस्ट हो या कुछ इस तरह से हो, ये अनटाइडी लगता तो है लेकिन ये एक अनहेल्दी स्पेस हम कंसिडर नहीं कर सकते। हेल्दी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही कोई गंदा, और जैसे कीचड़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ गंदगी होती है ना, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जो है वो फिल्दी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो मोस्ट रेलिवेंट और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपके पास कौन सा है? मैसी, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा मैसी। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है भाई? अब हम देखते हैं भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पहले देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है यार? इसमें से कौन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? कहाँ गया? ये रहा भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भैया आ गए। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे आया, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यहाँ पे आ गया, ये आ गया भाई पेनिसिलिन, इसका बोला भाई, इसका डिस्कवरर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं भाई, क्या बोला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? कॉबवेब्स फॉर अ लिविंग वाज अ डॉक्टर, क्रिएटेड बैंड एंड डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो यहाँ पे बड़ा ही एक ऑब्वियस सा जवाब आपके पास आ गया, क्या है? डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बोले अकॉर्डिंग टू द ऑथर कॉबवेब्स अपीयर इन फोल्क टेल्स एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कि कॉबवेब्स जो है वो फोल्क टेल्स में आते हैं इन तमाम के एक्सेप्ट किस चीज़ के बारे में? अब ऑथर कहाँ पे फोल्क टेल्स की बात कर रहा है, पहले ये देखो। मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास इस पैराग्राफ में से सवाल आ गया, या तो इस पैराग्राफ में होगा या इस पैराग्राफ में होगा। भाई फोल्क टेल्स कहाँ पे बात कर रहा है आपको? इस पैराग्राफ में तो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा। इस पैराग्राफ में देखो, कॉबवेब्स अपीयर इन द फोल्क टेल्स, ये आ गया, ये वाला वर्ड आ गया। अब आप क्या करना है? मैनी कल्चर्स। कॉबवेब्स मेड ऑफ गोल्ड, कॉबवेब में स्पन इनटू गॉर्जियस ग्राउंड्स में इस्तेमाल हो रहा है, मेड ऑफ गोल्ड इसकी बात की गई। कॉबवेब स्विंग इसकी बात की गई, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है क्रिसमस ट्रीज की बात की गई, सिल्वर कॉबवेब ड्रेसेस इसकी भी बात की जा रही है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, डीज कॉबवेब्स यूज इन डेकोरेशंस इन क्रीपी हेलोविन, इसमें भी हेलोविन सीन्स में भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शंस में, देखो किस बारे में बात नहीं की गई। देखो गॉर्जियस ग्राउंड्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है, गॉर्जियस ग्राउंड्स के बारे में बात की, ये रहा भाई गॉर्जियस ग्राउंड्स, ठीक है। स्विंग के बारे में बात की गई, क्रिसमस ट्रीज डेकोरेशन के बारे में बात की गई। जिसके बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा, यानी ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बैंडेजेस के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई, यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? बैंडेजेस। अच्छा, फिर आपके पास है द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू, अच्छा इसको भी सबसे एंड में करो। अब आप आओ ज़रा इस सवाल पे जो मैंने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया था। मैंने क्यों छोड़ा था? ताकि हम ज़रा और पैराग्राफ पढ़ लें, ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखो फाइनल जो थर्ड पैराग्राफ है ना, उसमें क्या बात की जा रही है और फाइनल पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है, पहले ये देखो। थर्ड पैराग्राफ आपने पूरा नहीं पढ़ना है, थर्ड पैराग्राफ के आपने जो है ना लास्ट का पढ़ना है, 1 2 3, ये रहा थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन केम अक्रॉस द फंजाई व्हेन वर्किंग विद द कोलिस कॉबवेब कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के शुरू में आपने वो वाला अनकेप्ट वाला सवाल पढ़ा था, तो तब आपको पता चला था कि भाई यहाँ पे कॉबवेब्स के अनटाइडी होने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात की जा रही है। अब आप आओ लास्ट पैराग्राफ में, अभी आपने पढ़ा ये वाला, जब आप सवाल कर रहे थे तो आपने ये पढ़ा कि भाई कॉबवेब्स के बारे में, फोल्क टेल्स के बारे में बात की जा रही है कि भाई ये कल्चर्स में किस अंदाज से जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना किस चीज़ के, यहाँ पे आपको इसके रेडी होने के और इसके डिस्कवरी की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसके फोल्क टेल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो अब आप इन दोनों के दरमियान ऐसा लगाओगे कि जिसमें आपके पास आ जाए। देखो कहाँ गया, ये रहा, फाइनली एज मैनी पीपल नो। देखो भाई फाइनली एज मैनी पीपल नो, ये अगर हम यहाँ पे लगाएं कि कलेक्शन है, फिर फाइनली मैनी पीपल नो कॉबवेब अपीयर इन फोल्क टेल्स ऑफ मैनी कल्चर, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सुटेबल नहीं कर रहा, ठीक है।
फिर डिस्पाइट बीइंग एसोसिएटेड विद हेलोइन। अच्छा भाई, इसमें थर्ड पैराग्राफ में पहली बात तो ये हेलोइन की बात हो ही नहीं रही। हेलोइन यहाँ पे आपके पास फिफ्थ पैराग्राफ में आ रहा है, तो भाई फाइनल पैराग्राफ में आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो क्लियर कट आपके पास रॉन्ग आंसर है। ठीक है, बी वाला रॉन्ग आंसर है। फिर हम आते हैं सी वाला, इन एडिशन टू सर्विंग अ मेडिकल फंक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको ऊपर से आपको पहले उसके बारे में बात की गई, किसके बारे में, कि भाई ये किस तरह से आपको पास आपको एज अ मेडिकली आपके पास यहाँ पे होता है। भाई चिल्ड्रन को जब भी हर्ट होता है कि जहाँ पे उनको चोट लगी है उस पर आपको जो है वो भाई मरहम पट्टी करनी चाहिए और ये सब कुछ। तो ये कॉबवेब्स जो है वो इस हवाले से बड़े यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बारे में बताया कि भाई ये कॉबवेब्स यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको डिस्कवर किया गया। अब और उसके बाद यह है, तो हम यहाँ पे ये वाला अप्रोप्रिएट सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम तीसरे पैराग्राफ को दूसरे आखिरी पैराग्राफ से कनेक्ट करें। अब जब भी हम दो पैराग्राफ्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट कनेक्टर हम कह सकते हैं वो ये वाला हो सकता है, इन एडिशन टू सर्विंग अ मेडिकल फंक्शन। क्योंकि ऊपर वाले जो 3 पैराग्राफ्स थे उसमें ये मेडिकल फंक्शन के बारे में बात की जा रही थी और एंड में आपके पास जो बात की जा रही है वो उसके डिफरेंट जो दूसरे यूजेस हैं कल्चर्स में उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सबसे बेस्ट एक जो है वो ऑप्शन माना जाएगा। ये भी नहीं होगा नो मैटर हाउ यू फील अबाउट दैम, मतलब ये तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहा ना उन दोनों चीज़ों को। मेन जो बात है वो उन दोनों को कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर अब आप आओगे मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज। देखो मैंने आपसे ये क्या कहा था कि ये वाला आपके पास कैटेगरी 4 का क्वेश्चन आ गया, मेन आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज। मैंने आपसे ये कहा था कि भाई इसको सबसे एंड में करना। उसके करने की वजह भी मैंने आपको ये बताई थी कि भाई आप जब तक सब सारे सवाल कर लोगे आपको 80% आइडिया हो जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। अब देखो द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू recount famous folk tales about cobwebs and their many uses, persuade the reader to use cobwebs instead of band-aids। भाई ये तो यहाँ पे हमें वो तो नहीं बोला जा रहा ना कि भाई रीडर को बोला जा रहा है भाई आप बैंड-एड्स के बजाय आप कॉबवेब्स का इस्तेमाल करो, भाई मकड़ी के जाले लगाओ अपनी चोट के ऊपर, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना वो। फिर inform the reader about the cobwebs and their former medicinal use, या फिर रिलेट एंटरटेनिंग एनेक्डोट इन्वॉल्विंग द हिस्ट्री ऑफ कॉबवेब्स। देखो सबसे जो अप्रोप्रिएट है ना, अब आप इसमें ना वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि भाई कॉबवेब्स एक तो आपको मेडिकली तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फिर वो बने किस तरह से, किसने उसको डिस्कवर किया, क्या चीज़ें थी, और एंड में आपके पास उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आपके पास आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला भी नहीं होगा, फेमस फॉक टेल्स अबाउट कॉबवेब्स और देयर मैनी यूजेस। भाई इस पूरे में जो है वो मेनली मेडिकल की बात की जा रही है, ये तो सिर्फ एक पैराग्राफ है जिसमें उसके फॉक टेल्स के बारे में बात की जा रही है, ये तो दूसरे इसके बारे में चीज़ें। तो मेन जो आइडिया आपके पास आ रहा है ये मेन आइडिया पूछ रहा है, तो मेन आइडिया आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द कॉबवेब्स एंड देयर फॉर्मर मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो ये आपके पास था भाई पूरा एक पैसेज जो कि पेपर में आया था। तो आपको पता चला इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपने सवालात को पढ़कर फिर उन सवालात के जवाबात इसमें ढूंढने हैं। तो थोड़ी सी आपने इसमें जो है ना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भाई इसको अटेम्प्ट किस अंदाज से करना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस अनसीन पैसेज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपकी जिम्मेदारी है आप उनको इसको आगे तक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच।